तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एबीजी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, मतलब आर्teriयल ब्लड गैस का इंटरप्रिटेशन को सीखेंगे। तो आओ कुछ बेसिक को देख लेते हैं। पहले एसिडोसिस और एल्कलोसिस के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखो, ओसिस का मतलब जनरली क्या होता है, जो साइंस के टर्म में होता है ये एबनॉर्मेलिटी, लेकिन कॉमन शब्दों में अगर बोले तो ओसिस का मतलब होता है इम्पैक्ट। तो ये क्या है, एसिडोसिस मतलब एसिड का इम्पैक्ट। अब देखो, एसिड का इम्पैक्ट दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो एसिड बढ़ जाए यानी कि गेन ऑफ एसिड, या फिर बेस घट जाए लॉस ऑफ बेस, तभी तो एसिड का इम्पैक्ट हो सकता है। उसी तरह एल्कालोसिस, देखो ओसिस का मतलब क्या हुआ, इम्पैक्ट, और एल्कालोसिस का मतलब क्या होगा फिर, एल्कली का इम्पैक्ट। अब एल्कली के इम्पैक्ट में दो ही तरीके हैं, या तो एल्कली का गेन हो जाए या फिर एसिड का लॉस हो जाए। ठीक है, तो अब तक हमने एसिडोसिस और एल्कलोसिस को समझ लिया है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो कि एसिड और एल्कली क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी है, और ये हमेशा एक दूसरे से पावरफुल होना चाहते हैं। तो जब जब एसिडोसिस होगा, यानी एसिड अपने आप को पावरफुल करने के लिए क्या करेगा, या तो एसिड को बढ़ा लेगा या फिर बेस को कम कर देगा। उसी तरह एल्कली अपन पावरफुल होने के लिए क्या करेगा भाई, या तो एल्कली को बढ़ा लेगा या फिर एसिड को कम कर देगा। देखो, ऐसा ही होता है जिंदगी में। अगर एक दूसरे से अगर हम पावरफुल होना चाहते हैं तो या तो खुद को पावरफुल बना लेते हैं या फिर दूसरों को कमजोर कर देते हैं। अब आते हैं इस रिएक्शन पर। हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जहां जहां एसिड और बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या करते हैं, वो घटाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब खत्म करते हैं। सीधी सी बात है। अब देखो, एबीजी में यानी कि आर्teriयल ब्लड गैस में जो हमारा एसिडिक कंपोनेंट होता है वो क्या है, CO2, राइट। और जो बेसिक कंपोनेंट जो है वो हमारा क्या होता है, बाइकार्बोनेट। देखो, तुमको अगर नहीं मालूम है कि CO2 एसिडिक होता है तो जान लो CO2 कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब ये कैसा कंपोनेंट है, रिस्पायरेटरी कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि रिस्पायरेशन की सहायता से इसको हम अपनी ब्लड में या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। इसमें लंग्स इसकी हेल्प करता है। कैसे करता है ये बाद में देखेंगे। और देखो, CO2 के बढ़ने को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मतलब RAC। भाई देखो, CO2 क्या था, एसिड था। जैसा कि मैंने बताया कि CO2 क्या क्या है, एसिड है, और एसिड के बढ़ने को ही क्या बोल रहे हैं, एसिडोसिस बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, CO2 के बढ़ने की वजह से जो एसिडोसिस होता है इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और CO2 के घटने से जो एल्कोलोसिस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। अब देखो, CO2 एसिड है, अगर एसिड घट रहा है तो क्या होगा, एल्कालोसिस होगा। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। देखो, बाइकार्बोनेट कैसा है, बेसिक है। बाइकार्बोनेट कैसा है, बेसिक है, बिफोर बाइकार्बोनेट और बिफोर बेस। अब ये कंपोनेंट है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की हेल्प से हम इसको ब्लड में बढ़ा या घटा सकते हैं। और इसमें हेल्प कौन करता है, किडनी। किडनी चाहेगी तो रिटेन करेगी बाइकार्बोनेट को या फिर एक्सक्रीट करेगी। जब हमें ब्लड में बाइकार्बोनेट को बढ़ाना होगा तो किडनी क्या करेगी, इसको रिटेन करेगी। और देखो, बाइकार्बोनेट क्या है, एल्कली है। अब एल्कली तुम्हारा बढ़ रहा है तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। एल का मतलब एल्कलोसिस, और ये बाइकार्बोनेट की वजह से हो रहा है। और बाइकार्बोनेट कैसा कंपोनेंट है, मेटाबॉलिक, मतलब ये मेटाबॉलिक एल्कालोसिस होगा। ठीक, अब बाइकार्बोनेट के घटने की वजह से क्या होगा भाई, बाइकार्बोनेट क्या था, बेस या एल्कली। एल्कली के घटने से क्या होता है, देखो यहाँ पर एल्कली के घटने से क्या होता है, बेस के घटने से क्या होता है, एसिडोसिस होता है। तो यहाँ पे कौन सा एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या है, मेटाबॉलिक कंपोनेंट है। तो ओवरऑल अगर तुम्हें इस में याद रखना हो, इस रिएक्शन में, तो दो तीन ही चीजें याद रखनी है। पहला, CO2 क्या है, एसिड है, तो इसलिए CO2 को बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और CO2 को घटने से क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। और दूसरा, बेस कौन है, बाइकार्बोनेट है, इसलिए बाइकार्बोनेट के बढ़ने से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, और बाइकार्बोनेट के घटने से क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बस इतना ही देखना है। तो आओ अब कुछ वैल्यू को देख लेते हैं जो हमें एबीजी को इंटरप्रेट करने में मदद करेंगे। पहला है पीएच। पीएच का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 7.35 से 7.45 होता है। इजी कैलकुलेशन के लिए हमने इसको 7.40 रखा है। ठीक है, अब देखो, अब तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा जो होगा कि जो 7
क्या होता है, न्यूट्रल पीएच होता है। 7 से नीचे क्या होता है भाई, एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर क्या होता है, बेसिक होता है। लेकिन हमारे ब्लड में 7.40 क्या है तुम्हारा, न्यूट्रल है। इसके नीचे क्या होगा, एसिडिक होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, बेसिक होगा। याद रखना, 7.40, उसके ऊपर बेसिक, उसके नीचे एसिडिक। हमारे ब्लड के लिए 7.40 क्या है, न्यूट्रल है, राइट। अब बाइकार्बोनेट को देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल रेंज है वो 22 से 26 है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। और बाइकार्बोनेट कैसा था, बेस था, याद है ना, बेस था। अब देखो, इसको हमने एक निमोनिक से याद करने की कोशिश की है कि इसमें क्या होता है, मैलेक। मैलेक का मतलब M4 क्या होता है तुम्हारा, मेटाबॉलिक। बाई बेस मेटाबॉलिक भी तो था ये कंपोनेंट, कैसा था ये, मेटाबॉलिक। क्यों, क्योंकि किडनी इसको रिटेन कर रही थी या एक्सक्रीट कर रही थी। देखो, M4 मेटाबॉलिक और M4 मेगा, और मेगा का मतलब क्या होता है, बिग, ठीक। तो तुम्हारा जब मेटाबॉलिक कंपोनेंट बिग होगा तो क्या क्या होगा, तुम्हारा Al मतलब एल्कलोसिस होगा, इसलिए मेल एक। तो अब जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। तो बस इसको याद रखना, मालिक जो है हमारा, ये किसके लिए है, ये है बाइकार्बोनेट के लिए, मालिक यानी मेटाबॉलिक कंपोनेंट के लिए। और मेटाबॉलिक कंपोनेंट जब मेगा होता है तो क्या होता है, एल्कलोसिस होता है, क्योंकि उसी ऑर्डर में है। और जब घटता है तो क्या होता है, एसिडोसिस होता है। देखो, 26 के ऊपर जब जाएगा, इसके रेंज में 26 है, इसके जब ऊपर जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये एल्कलोसिस होगा। कैसा होगा, मेटाबॉलिक होगा। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। अब देखो, यहाँ पे गलती हो गया है, ये 22 है, ठीक है। तो 22 मतलब ध्यान में रखेंगे, 26 गलती से वहां पे लिख गया है। तो 22 से यहाँ जो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एसिडोसिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस है भाई, तो बेस अगर डिक्रीज हो रहा है तो इम्पेक्ट किसका होगा, एसिड का होगा। तो ये एसिडोसिस हो जाएगा, कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखो, अब तीसरा जो यहाँ पे कंपोनेंट है, मतलब तीसरा जो कंपोनेंट है एपीजे का, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अब ये कैसा है, CO2 कैसा होता है, एसिड होता है। और जनरली ये पार्शियल प्रेशर क्या क्या होता है, 35 से 45। अगर याद करने में दिक्कत हो तो यहाँ देखो, 7.35 7.45 रेंज पीएच की, 35 और 45 इसकी रेंज है कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो, इसका क्या होता है, रैलेक, इसका क्या होता है, रालेक। रैलेक या रालेक जो भी बोल लो अपने सुविधा के अनुसार। देखो, अब राफ R4 क्या होता है, रिस्पायरेटरी। R4 क्या होता है, रिस्पायरेटरी। और R4 क्या होता है, रिड्यूस। मतलब जब भी तुम्हारा रेस्पिरेटरी कंपोनेंट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस। भाई देखो, रिस्पिरेटरी कंपोनेंट क्या था तुम्हारा, एसिड। और एसिड के घटने से क्या होता है, एल्कलोसिस होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, रिस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब अगला खुद ब खुद क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। भाई घटने से अगर एल्कलोसिस हो रहा है तो बढ़ने से एसिडोसिस होगा, उसी ऑर्डर में दिखाया है। तो याद रखेंगे, बस याद रखो, जो पीएच का जो रेंज होता है 7.35 से 7.45, और 7.40 इसका न्यूट्रल है। इसके ऊपर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक। नीचे जाएगा तो क्या कहलाएगा, एसिडिक। अगर पीएच नॉर्मल रेंज में है तो क्या कहलाएगा, फुल्ली कंपनसेटेड। पीएच का अलग रेंज है तो क्या कहलाएगा, पार्शियली कंपनसेटेड। बाइकार्बोनेट जो है 22 से 26 है, उसको याद रखने का तरीका, मैलेक। जब भाई मेटाबॉलिक जो होगा कंपोनेंट अगर मेगा होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। और उसके बाद क्या होता है, एसिडोसिस, वो घटता है। तो अब CO2 को याद रखेंगे तो इसका कारण क्या है, 35 से 45। और याद रखने का क्या तरीका है, रालेक। रेस्पिरेटरी कंपोनेंट जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। और फिर ऑटोमेटिकली अगला क्या होगा, जब इसके बढ़ने में क्या होता है, एसिडोसिस होता है। तो इस तरह से हम लोग इस निमोनिक की सहायता से इसको याद रखेंगे, ये रेंज और ये मालिक और रालिक, बस इतना ही याद रखना है। 7.40, इस पूरे स्लाइड में तुमको क्या याद रखना है, एक तो ये याद रखना है कि भाई पीएच 7.40 होता है। नॉर्मल रेंज तो तुमको याद होगा ही, बहुत दिन से पढ़ रहे हो। अब उसके बाद ये याद रखना है, मालिक, M4 मेटाबॉलिक, M4 मेगा। जब भी मेटाबॉलिक मेगा होगा मतलब बड़ा होगा तो एल्कोलोसिस होगा, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। उसके बाद रालिक, राइट। जब भी रेस्पिरेटरी रिड्यूस होगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। बस इतना याद रखेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब हम देखेंगे एबीजी का एनालिसिस, मतलब अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसको अब इंटरप्रेट करने के लिए यूज करेंगे। ये जो तुम्हारा ब्लैक में है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है, मतलब केस है। तो केस नंबर 1 में देखो, ये जो पीएच जो है 7.30 है दे रखा है, तो तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए, मतलब ये 7.40 याद है,
7.40 से नीचे क्या होता है? एसिडोसिस। तो ये पीएच से क्या मालूम चल रहा है कि एसिडोसिस हो रहा है, मालूम चल रहा है ना? हाँ। अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 50 है। 50 मतलब ये अपने रेंज से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रेंज कितना होता है? 35 से 45। अब यहाँ रेंज से ज़्यादा है, मतलब CO2 को क्या बोला था हमने? एसिड। अब एसिड ज़्यादा है तो एसिडोसिस होगा, और ये एसिडोसिस किसकी वजह से हो रहा है? CO2 की वजह से। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखो, अब बाइकार्बोनेट को भी देखो, तो बाइकार्बोनेट को भी देखने पर 49 है यहाँ पर, तो ये क्या है? अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। और बाइकार्बोनेट मतलब बेस। बेस जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? एल्कालोसिस। अब ये एल्कालोसिस बाइकार्बोनेट की वजह से है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। अब देखो, अब इसको पूरा इंटरप्रेट करते हैं। मतलब देखो, ये केस कैसा था? एसिडोसिस था, जो हमको पीएच देख के मालूम चला। किस तरह का एसिडोसिस था? रेस्पिरेटरी। क्यों? यहाँ पे CO2 को देख के मालूम चल गया। ठीक। अब ये केस क्या कंपनसेटेड है? बिल्कुल है, लेकिन फुल्ली कंपनसेटेड नहीं है। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कंपनसेटेड क्यों है। क्योंकि ये जो दोनों की जो वैल्यू है, CO2 की और बाइकार्बोनेट की, ये दो वैल्यू जो है अपने नॉर्मल से ऊपर नीचे है, मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अलग है। अगर कंपनसेटेड होगा तो ये दोनों वैल्यू कभी भी, दोनों में से कोई एक नॉर्मल नहीं होगा, ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे होते रहेंगे। अब देखो, ये पार्शियली कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि पार्शियली कंपनसेटेड मतलब जो तुम्हारा पीएच है ना, कंपनसेट तो हुआ है, लेकिन पीएच उतना भी नहीं हुआ है कि नॉर्मल हो जाए। पीएच 7.30 है, मतलब अदर देन नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल रेंज से बाहर जब पीएच होगा तो पार्शियली लगा देंगे। तो ये जो तुम्हारा ये पूरा इंटरप्रिटेशन होगा वो क्या होगा? पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके। अब आ जाओ दूसरे केस में। देखो, पीएच क्या है? 7.35। अब देखो, मैंने क्या कहा था कि 7.40 क्या होता है? न्यूट्रल होता है बायोलॉजी के पीएच में। तो 7.40 से नीचे है 7.35, तो ये कैसा होगा? एसिडिक। भाई 7.40 से नीचे वाला एसिडिक था ना, तो ये एसिडिक हुआ। अब देखते हैं कि CO2 का क्या हाल है। CO2 यहाँ पे 50 है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 50 है। अब ये भी नॉर्मल रेंज से अपने ज़्यादा है। अब CO2 क्या था? एसिड था। एसिड ज़्यादा है तो मतलब एसिडोसिस होगा। कौन सा एसिडोसिस? रेस्पिरेटरी। क्यों? क्योंकि CO2 की वजह से हो रहा है ये एसिडोसिस। अब देखो, अब बाइकार्बोनेट को देखेंगे, तो बाइकार्बोनेट में क्या है कि बाइकार्बोनेट 30 है, और ये इसके नॉर्मल रेंज से ऊपर है। मतलब तो ये क्या हो रहा है? बाइकार्बोनेट मतलब बेस, और बेस ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा? एल्कलोसिस। कौन सा एल्कलोसिस? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। हमेशा कंडीशन किससे पता चलता है? पीएच से। तो एसिडिक मतलब एसिडोसिस हो रहा था। ठीक। अब कौन सा एसिडोसिस है इसमें? भाई देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया। अब क्या ये कंपनसेटेड है? देखो, दोनों की वैल्यू जो है वो अपने नॉर्मल से ऊपर नीचे है, दोनों में से किसी का वैल्यू नॉर्मल नहीं है, तो ये तो कंपनसेटेड है। लेकिन क्या ये फुल्ली है? देखो पीएच, देखो क्या पीएच नॉर्मल है? नॉर्मल रेंज में है। यस, 7.35 से 7.45 ये एक नॉर्मल रेंज का पीएच है, इसलिए क्या हुआ? ये फुल्ली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देख लेते हैं अगला एग्जांपल। अब अगला एग्जांपल है ये, तुम्हारा ब्लैक में क्या है? केस है। अब इसको इंटरप्रेट करना है। देखो, पीएच यहाँ पे 7.20 है। अब देखो 7.40 से कम है, तो ये क्या हुआ? एसिडोसिस, राइट। अब देखो यहाँ पे CO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो 40 है। और 40 तो भाई 35 और 45 के रेंज में आता है, जो CO2 का रेंज है, तो मतलब ये नॉर्मल है। अब देखो, बाइकार्बोनेट जो है वो तुम्हारे नॉर्मल से कम है। अब बाइकार्बोनेट मतलब बेस, अगर बेस कम है तो क्या होगा? एसिडोसिस। अब कौन सा एसिडोसिस होगा? क्योंकि ये बाइकार्बोनेट की वजह से है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक। तो अब देखो, अब ये इसका हम इंटरप्रेट करेंगे पूरे तरीके से। पहला, पीएच देख के क्या पता चला कि ये एसिडोसिस है। ओके। कौन सा है? देखो, तो मेटाबॉलिज्म में हो रहा है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट की वजह से हो रहा था। क्या ये कंपनसेटेड है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू नॉर्मल है, देख रहे हो ना, कोई भी कंपनसेटेड वैल्यू में क्या होता है? ये वैल्यू नॉर्मल नहीं रहती। यहाँ पे एक वैल्यू नॉर्मल है, तो ये इसलिए क्या हुआ? अनकंपनसेटेड।
कंपनसेटेड में क्या होता है, दोनों वैल्यू ही ऊपर नीचे होती है एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए ये पूरा फुल डायग्नोसिस क्या हो गया, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इसी को क्या बोलते हैं, एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब कोई तुमसे पूछ ले एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है, तो इसका जवाब क्या होगा, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस केस में हमने क्या देखा कि ये एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और ये अनकंपनसेटेड है। मतलब तुम्हारी बॉडी में क्या है, एसिड भरा हुआ है। अब इसको कंपनसेट करने के लिए तुम्हारा लंग्स क्या करेगा, एसिड को बाहर निकालेगा, राइट। तो देखो पहले तुम्हारा नॉर्मल था, अब ये बाहर जा रहा है बॉडी के, तो इसकी जो वैल्यू होगी ब्लड में घटेगी, तो ये 40 से 31 हो गया है, ठीक। अब तुम्हारी किडनी क्या करेगी, बेस को रिटेन करेगी। पहले क्या था, 10 था, तो अब ये 18 हो गया है, मतलब बेस बढ़ गया है ताकि एसिड बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस तरह से ये जो है pH 7.40 हो जाएगा। इस चेंज से pH 7.40 मतलब नॉर्मल हो जाएगा। और फाइनली अब क्या हो जाएगा, यही चीज फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और इसी को क्या बोलते हैं, क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मतलब इस एग्जांपल से तुमको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी तुम्हारे लंग्स या में प्रॉब्लम होगी तो किडनी उसको सोल्व करेगा, और किडनी में प्रॉब्लम होगी तो लंग्स सोल्व करेगा। यहाँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या थी, किडनी में थी। किडनी ने बोला कि मैं एसिडिक हो गया हूँ, तो लंग्स ने बहुत सारा एसिड को एक्सेल कर दिया, बाहर कर दिया। तो इस तरह रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया, राइट। भाई CO2 अभी भी देखो एसिड, और एसिड तो अभी भी नॉर्मल से कम है ना, मतलब अब नॉर्मल से कम हुआ है, पहले नॉर्मल था अब नॉर्मल से कम हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एल्कलोसिस। क्यों, क्योंकि CO2 से है, इसकी वजह से, इसलिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब देखो, अब यहाँ पे तुमने क्या देखा कि जो किडनी है पहले उसमें एसिडोसिस से परेशान था, तो उसने बेस को रिटेन किया ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ गई, और फाइनल जो पीएच है वो तुम्हारा कंपनसेट हो गया, 7.40 तक हो गया। और अभी भी ये एसिडोसिस ही है, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। मतलब वही कि लंग्स को किडनी और किडनी को लंग्स संभालेगा। तो ये बातें थी हमारे पूरे एबीजी में। तो एबीजी को इंटरप्रेट करने के लिए तुम्हारा ये वैल्यू याद रहना चाहिए कि भाई पीएच का जो नॉर्मल रेंज है 7.35 और 7.45 होता है। कंपनसेशन देखने के लिए अगर फुल्ली कंपनसेटेड है तो ये रेंज में पीएच होगा, अगर पार्शियल कंपनसेटेड है तो इस रेंज से ऊपर नीचे पीएच होगा। और 7.40 न्यूट्रल होता है, इससे नीचे जो जाओगे तो क्या होगा, एसिडिक होगा, इससे ऊपर जब जाओगे तो क्या होगा, बेसिक होगा। ये है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का क्या रेंज है, 22 से 26। और मैलक याद रखेंगे भाई, क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिक एम फॉर मेगा, मतलब मेटाबॉलिक मेगा, मेगा मतलब बिग। जब मेटाबॉलिक कंपोनेंट तुम्हारा बढ़ेगा तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, और बेस बढ़ता है तो क्या एल्कलोसिस होता है, मतलब वो घटेगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। अब देखो CO2 का नॉर्मल रेंज क्या है, 35 से 45। और ये रेलक याद रखेंगे, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट आर फॉर रेस्पिरेटरी और आर फॉर रिड्यूस्ड। रेस्पिरेटरी कंपोनेंट घटता है तो क्या होता है, एल्कलोसिस होता है। क्यों, क्योंकि CO2 क्या है, एसिड, और एसिड के घटने से क्या होगा, एसिडोस एल्कलोसिस। तो इसलिए बोला जाता है। और इसका अपोजिट क्या हुआ, बढ़ने से क्या हुआ, एसिडोसिस। तो